नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। सबसे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। कई लोगों ने मुझे कल मैसेज किया, अपना फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट का शो काफी पसंद आया। मुख्तार अंसारी और पंजाब के पॉलिटिकल सिस्टम का खुलासा वाकई ही चौंकाने वाला, शॉकिंग था। ये सुनकर मुझे अच्छा भी लगा। आज सबसे पहले हम बात करेंगे उस सरकारी स्कूल की जिसमें 400 बच्चे तो हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं। हां, बैठने के लिए जगह है, लेकिन वहां पर एक क्लास में इतने बच्चों को ठूसना पड़ता है। ये आपको दिखाएंगे। मैं किसी गांव देहात के स्कूल की बात नहीं कर रहा। ये मुंबई में हुआ है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज का एक्सक्लूसिव इसी पे रहेगा। आज सिग्नेचर स्टोरी में हम एक अधने से अपराधी को माफिया और गैंगस्टर बनाने वाले सिस्टम की बात करने वाले हैं। शहर शहर मुख्तार, अतीक और लॉरेंस जैसे गैंगस्टर बनने की असली वजह क्या है, क्यों ऐसे गुंडे बन जाते हैं, ये भी आपको आज बताएंगे तफसील से। आज सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के अतीत का सच जानने की कोशिश भी करेंगे। सीमा हैदर का बैकग्राउंड जानने के लिए एबीपी न्यूज ने अपने पाकिस्तान में जो रिपोर्टर हैं ना, उनको सीमा के मायके की पड़ताल करने के लिए भेजा था। क्या पड़ताल हुई, ये आज आप देखेंगे। आज उन करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर आई है जिनका पैसा सालों से डूबा हुआ था। सिर्फ एक फैसले से लाखों परिवारों को उम्मीद की किरण कैसे जगी। बी पॉजिटिव में इसका जिक्र होगा। ये कौन लोग हैं, ये भी तफसील से बताएंगे आपको। सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जरा गौर से सोचिएगा। एक सरकारी स्कूल है, उसमें 4000 बच्चे पढ़ते हैं। अचानक एक दिन उन बच्चों को पढ़ाई की जगह कोई और जगह दे दी जाती है और यह कहा जाता है कि आपकी जगह कोई और पढ़ेगा। सरकारी स्कूल की जगह को किराए पर चढ़ा दिया जाता है। किराए पर चढ़ाना सरकारी स्कूल की जगह को सोचिए। जहां 9वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट बैठे हुए थे, वो क्लासरूम बंद हो गया। इससे जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे वो भी चले गए, उन्होंने स्कूल आना छोड़ दिया। हालात ये हो गए कि 9वीं और 10वीं के तकरीबन 400 बच्चे हैं जो उनको यही नहीं पता कि कब स्कूल आना है हमने और कब स्कूल लगेगा हमारा, कौन उन्हें पढ़ाएगा, कौन उनका इम्तिहान लेगा। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि जब हमारे देश के किसी गांव देहात में ये हो तो हम मान भी लेते हैं, लेकिन ये किसी गांव देहात में नहीं हुआ। ये उस मुंबई में हुआ जहां देश का फाइनेंशियल सिस्टम चलता है। हमारे देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, आप सब जानते हैं। वही मुंबई जिसके पास हजारों करोड़ रुपए का बजट है, वहां पर 400 बच्चों की पढ़ाई को जो है उस सिस्टम ने, कहते हैं ना कि एक तरह से बर्बाद करके रख दिया है। पूरी कहानी बतानी है आपको, पर आपको सोचकर हैरानी होगी और एजुकेशन सिस्टम पर गुस्सा भी आएगा। जब हमारे पास ये खबर आई तो हमने तय किया कि पब्लिक इंटरेस्ट में बिना टीचर और सुविधाओं वाले स्कूल का सच दिखाना चाहिए, देश के सामने रखना चाहिए। बच्चों को जो बात समझ आ रही है वो इस देश के मंत्रियों को, बीएमसी के अधिकारियों को दिखनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। पहले तो हमें 4-4, 5-5 दिन पे एक दिन बुलाया जाता था और वहाँ पे भी पूरे पीरियड में खाली 8 टीचर्स होते थे और हमारी पढ़ाई कुछ भी नहीं होती थी। यहाँ पर बैठने के लिए एक बेंच पे 3 जन बैठते हैं। जो लेट आया थोड़ा बहुत वो नीचे बैठता है और यहाँ पर हमें लिखने को नहीं होता है, ऐसा अपने हाथ में लेके बुक लिखना पड़ता है। ये बच्चे मुंबई के मलाड में बीएमसी के मालवनी टाउनशिप स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल की हालत ऐसी है कि उसे स्कूल कहना भी मुश्किल हो जाता है। स्कूल में टीचर नहीं है, क्लासरूम में बच्चे बैठने के लिए जो है वो जगह को तरस रहे हैं। उन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में ठूस दिया जाता है। जैसे एक बेंच होता है ना, उस पर 4-4 बैठ जाओ, 3-3 बैठ जाओ। स्कूल का जो हाल है उसमें पढ़ाई मुश्किल है। मैं स्कूल की तस्वीरें देखकर हैरान रह गया। यकीन मानिए, आप भी हैरान हो जाओगे।
एक दिन बुलाते थे, दूसरे दिन का पता नहीं था। टीचर्स भी नहीं थे, 2-3 दिन में एक बार पढ़ाते थे। वाहरी बीएमसी, अजब है तेरा सिस्टम, गजब है तेरा स्कूल। गजब क्यों है बीएमसी के कमिश्नर, बीएमसी का हर अफसर। जरा मलाड में चल रहे मालवनी टाउनशिप स्कूल के क्लासरूम को नजरे इनायत कर लो। क्लासरूम खचाखच भरा है। एक डेस्क पर 3-3 स्टूडेंट बैठे हैं। ना बैठने की जगह, ना झोला रखने का स्पेस। क्लास में चलना फिरना तो भूल ही जाइए। भीड़ इतनी है कि हवा का भी दम घुट जाए। ऐसे हालात में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, कैसी दिक्कतें बच्चे फेस करते होंगे, इन सवालों की इन्वेस्टिगेशन करने हम मालवनी टाउनशिप स्कूल पहुंचे। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और ये भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। इस वक्त हूँ मुंबई के एक ऐसे ही स्कूल में, मलाड की स्कूल में। ये बीएमसी स्कूल है और यहाँ ये जितने बच्चे आप बैठे हुए हैं 9th क्लास के बच्चे हैं। लेकिन किस तरह से जो प्रशासन, जो एनजीओ इस क्लास को चला रहा था, टीचर जो है यहाँ पर शिक्षक अवेलेबल करवा रहा था, वो कैसे यहाँ से शिक्षकों को हटाया और इन पे असर पड़ा, उस पर मैं बात करूँगा। वैसे तो इस स्कूल में स्पेस की कोई कमी नहीं है। स्कूल 4 मंजिला है जिसमें 32 क्लासरूम है, लेकिन फिर भी बच्चों के बैठने की जगह क्यों नहीं है? क्यों 9वीं क्लास के 2 सेक्शन एक ही कमरे में चलते हैं? अब लगे हाथ बच्चों से ही इसकी हकीकत सुन लीजिए। सर, हम लोग का स्कूल बंद था और सर लोग मैसेज करते थे, तब हम लोग आते थे स्कूल में। टीचर सर अवेलेबल नहीं। पहले एक दिन छोड़ के स्कूल आते थे तो अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी। आप बताइए कितने टीचर थे? कम से कम 5-6 टीचर थे। 5-6 टीचर सिर्फ 300-400 बच्चों को पढ़ाते थे। हाँ। बच्चे मन के सच्चे सो बता रहे हैं कि तालीम के लिए बीएमसी का ये स्कूल अपॉइंटमेंट देता है। जिन्हें मैसेज आता है वही पढ़ने आते हैं। बाकियों की तालीम राम भरोसे चलती है। पहले सर 2 से 3 आते थे और सर पढ़ाई का मतलब एक लेक्चर मतलब 1-2 घंटा चलता था, तो बोर्डिंग भी रखता था सर। हम जहाँ पे एक क्लास में एक डिवीज़न बैठती थी, अभी भी वहाँ पे एक क्लास में 2-2 डिवीज़न बैठते हैं। हमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट होके बैठना पड़ता है एक दूसरे के साथ और हमारा पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग पाता है बिकॉज हमें जगह नहीं होती है, तो हम थोड़े से वो हो जाते हैं अनकंफर्टेबल, तो हमें यहाँ पे पढ़ने में भी प्रॉब्लम होते हैं। बच्चों को एक कमरे में भेड़ बकरियों की तरह क्यों ठूसा जाता है? क्यों 2-2 क्लास एक ही कमरे में लगती है? पड़ताल तो इसकी भी जरूरी थी। स्कूल की हालत पर भले ही बीएमसी आंखें मूंदे बैठी हो, लेकिन बच्चों ने ऐसे राज खोले जो सिस्टम के होश उड़ा देंगे। तो यहाँ पे व्यवस्था तो है नहीं। लड़कियों को ऐसे बेंच ला के बैठना पड़ रहा है, कोई चेयर पे बैठा है और यहाँ पे बैग नीचे रखना पड़ा है तो बैग को पैर लग रहा है, कोई बैग के ऊपर से चढ़ के जा रहा है। सर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। गर्ल्स को बहुत दिक्कत, टॉयलेट साफ नहीं होते, टॉयलेट में से पानी आता है सर। फिर टॉयलेट के दरवाजे ठीक नहीं होते, बंद ही नहीं होते सर, और बंद होते तो वापस खुलते नहीं है जल्दी। पानी को साफ नहीं है पीने के लिए। मतलब सब टॉयलेट बहुत गंदे हैं, उसमें ना नल हैं, सब नल टूटे हुए हैं अभी, और ना उसमें पॉट है, कुछ भी नहीं है। बच्चे बीएमसी के लचर सिस्टम की चक्की में पिस रहे हैं। ना टीचर हैं, ना टीचर की व्यवस्था करने वाला कोई सिस्टम। हाँ, पहले एक एनजीओ बीएमसी की देखरेख में यहाँ टीचर्स का अरेंजमेंट करता था, लेकिन एनजीओ भी भाग गया। ये सब कैसे हुआ? बच्चे ही इसका सच बताएंगे। एक दिन बुलाते थे, दूसरे दिन का पता नहीं था। और जब भी क्लास में सिर्फ एक रवि सर ही थे स्टार्टिंग के टाइम पे, और जब क्लास बुलाते थे तो कभी हाफ डे रहती थी, कभी फुल डे रहती थी, उसमें पढ़ाई का आता पता नहीं रहता था। 25 to 26 जुलाई से टीचर्स धीरे धीरे आने लगे। फिर उसके बाद मंडे से 1 जुलाई से कि स्कूल पूरी रेगुलर होने लगे। और अभी टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन पहले ये दिक्कत थी कि पढ़ाई नहीं होती थी।
और कुछ सामान भी नहीं थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, बुक्स विक्स वगैरह नहीं थे। तो ये स्थितियां हैं, ये बीएमसी का स्कूल है, वो बीएमसी जो देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका मानी जाती है, ऐसी महानगर पालिका जिसका बजट इतना है कि एक राज्य का खर्च उसे निकल आए। हालात बड़े डरावने हैं। एक नया एनजीओ महीना भर पहले आया, कुछ टीचर स्कूल में रखे भी गए, लेकिन हालात के आगे वो कब सरेंडर कर जाएं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब से मैं देख रही हूँ वैसे तब से तो ये बच्चे ऐसे ही बैठ रहे हैं। जब मैंने पूछा कि आप ऐसे क्यों बैठ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि 2 क्लास कंबाइन की गए हैं, इसके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। मगर उसके बाद जब हम अभी रेगुलर हो रहे हैं टीचर्स भी, तब समझ में आ रहा है कि हमें क्लासरूम ही नहीं मिल रहे हैं। इन बच्चों को शिफ्ट करने के लिए क्लासरूम ही नहीं मिल रहे हैं, और अगर क्लासरूम मिल रहे हैं तो बेंचेस नहीं मिल रहे हैं, और हमें भी पढ़ाने में दिक्कत होती है क्योंकि एक ही साथ इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और हम समझ नहीं पा रहे कि किसको हम वेरीफाई करें कि आप समझे या नहीं समझे दिए गए कंसेप्ट को। बीएमसी के स्कूल का सिस्टम कैसे गड़बड़ाया? बच्चे क्यों भेड़ बकरियों की तरह क्लास में बैठने को मजबूर हुए? इसकी फाइल खोलेंगे तो यकीन मानिए सिस्टम, सरकार और बीएमसी से जवाब देते नहीं बनेगा। ऐसे कोई पढ़ता है? ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं? अगर ऐसे पढ़ेंगे ये देश का भविष्य क्या बनाएंगे? अभी तो इनको ये अपनी लाचारी नजर आ रही है। किसी की अमीरी कैसे आंकते हैं? खर्च करने की कैपेसिटी से। क्या आपको मलाड के जिस मालवनी टाउन स्कूल का ये हाल दिखाया है हमने, उसे बीएमसी चलाती है, ये मालूम ही होगा या बता रहे हैं हम। और बीएमसी देश की सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। जब इसका बजट पेश होता है ना, तो देश में सुर्खियां बनती हैं। गौर कर लीजिए क्यों सुर्खियां बनती हैं। साल 2023-24 के लिए बीएमसी ने 52,619 करोड़ रुपए का बजट पास किया। अंदाजा लगाइए। गोवा का बजट अगर हम आंकें तो वो 24,571 करोड़ है। ये बीएमसी के बजट से 28,048 करोड़ रुपए कम है। और सिक्किम का बजट जो है वो 12,146 करोड़ है। आप देख रहे हैं सारा ग्राफिक्स की शक्ल में। ये बीएमसी के मुकाबले 40,473 करोड़ कम है। मिजोरम के बजट पे हम नजर डाल लेते हैं जरा, उसका बजट क्या बोलता है। उसका बजट कहता है 12,767 करोड़। ये बीएमसी से तकरीबन 39,943 करोड़ कम है। नागालैंड का बजट देख लेते हैं। नागालैंड में 16,904 करोड़ रुपए का बजट है। ये बीएमसी से 35,715 करोड़ रुपए कम है। अरुणाचल प्रदेश का बजट देख लेते हैं। 28,683 करोड़ रुपए है। ये भी बीएमसी से 23,936 करोड़ रुपए कम है। आज सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड का बजट मिला दें, फिर भी बीएमसी के बजट पर भारी पड़ेगा। दो राज्यों का मिला दें तो वो भी बीएमसी के बजट पर। आप देखिए कि बीएमसी का बजट कितना ज्यादा है। देश में वैसे तो करीब 250 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन अमीरी की वजह से बीएमसी की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। जब इसका बजट पेश होता है तो हर देश के अखबार में खबर छपती है, लेकिन ऐसी अमीरी का आप बताइए क्या फायदा? जो पैसा नई पीढ़ी को तालीम भी ना दिला पाए, वो किस काम का? बीएमसी की छत्र छाया में चलने वाले मालवनी टाउनशिप स्कूल का सिस्टम बिगड़ा कैसे, इसकी तहकीकात भी जरूरी है। लचर सिस्टम की जड़ें खंगालने पर बच्चों की बेबसी की पहली वजह मिल गई। मलाड के मालवनी टाउनशिप बीएमसी स्कूल में ऐसी बात नहीं है कि जगह नहीं है। जी हाँ, मैं इस वक्त जिस बिल्डिंग में खड़ा हूँ ये पूरी 4 मंजिला इमारत है। यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस हैं। हमने जब यहाँ पर पड़ताल की तो पता चला कि नीचे का जो एक ग्राउंड है वहाँ पे जो जगह है, जो पूरे क्लासेस हैं, उसे एक प्राइवेट स्कूल को भी दिया गया और वो यहाँ पर इंटर तक के क्लासेस चलाते हैं। लेकिन ये ऐसी कैसी बात है कि जो बच्चे बीएमसी स्कूल के हैं उनको बैठने की जगह नहीं है। हमने जब स्कूल की पड़ताल की तो हमने पाया कि बहुत सारे क्लासेस हैं जो खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई नहीं बैठता है, वहाँ पर बेंच भी नहीं है। सिस्टम का ये खेल जितना निराला है उतना ही हैरान करने वाला भी। बीएमसी के स्कूल में बैठने की जगह नहीं है और स्कूल का ग्राउंड फ्लोर प्राइवेट स्कूल को किराए पर दे रखा है। जहां 9वीं
और 10वीं के बच्चों को तालीम दी जाती है। ये सब कैसे हुआ, इसका सच भी हमने खोज निकाला। बाजू में बिल्डिंग निर्माणाधीन में गई है, तो वो बच्चों को शिफ्ट यहाँ पे किया गया है, जिसकी वजह से जगह की समस्या मेरे अनुसार हो रही है, किंतु पहले ऐसी कोई समस्या नहीं थी। रूम खाली थे, तभी हमें दिया गया था। मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या ऐसा कोई नियम कानून है जो बीएमसी इस तरह से प्राइवेट को भी अपनी बिल्डिंग में जगह प्रोवाइड कराती है? उस समय हमारे स्कूल की कंडीशन डिलैपिडेटेड थी, तो हमने अप्लाई किया था और स्कूल के पास प्रॉपर जगह ना होने के कारण बीएमसी ने हमें अलॉट की थी। यहाँ का किराया भी आप बीएमसी को देते हैं? यहाँ का किराया भी हम देते हैं, हर साल देते हैं। यानी प्राइवेट स्कूल की मौज है क्योंकि सिस्टम उस पर मेहरबान है। ये मेहरबानियां नहीं होती तो बीएमसी के स्कूल का इतना बुरा हाल शायद कभी ना होता। एक और बात, बीएमसी के इस स्कूल में 4000 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें सुबह और शाम यानी 2 शिफ्ट में स्कूल बुलाया जाता है। लेकिन कोई बीएमसी से पूछे कि जब अपने स्कूल के बच्चों को बिठाने की जगह नहीं और उनको इसी वजह से 2 शिफ्ट में पढ़ाया जाता है, तो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर प्राइवेट स्कूल को किराए पर किसके फायदे के लिए दिया गया। एनजीओ भी परेशान है, जिसने इतने बुरे हालात में बच्चों को पढ़ाने के लिए 3-4 अध्यापकों का बंदोबस्त किया है। प्रयास फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, उसके माध्यम से 12-13 टीचर का व्यवस्था की, प्यून की व्यवस्था की, यहाँ पर बाकी जो साफ सफाई के लिए कर्मचारी की व्यवस्था की, सब कर दी। हमको लगा कि स्कूल चालू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचर्स आने लगे, हम लोग आके देखे तो पता चला क्लासरूम ही नहीं है। कोई भी एफर्ट यहाँ पे बीएमसी की तरफ से दिखा नहीं हमको। जाहिर है बच्चों का भविष्य खतरे में है। बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? कैसे देश आगे बढ़ेगा? यही सवाल बीएमसी के इस स्कूल में पढ़ रहे हर बच्चे के माता पिता सरकार और बीएमसी से पूछ रहे हैं। टीचर बुला नहीं रहे थे बच्चे लोग को, तो मैं एक दिन स्कूल में आया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी तो स्कूल सब चालू हो गया, जितने भी संस्था है गवर्नमेंट का या प्राइवेट संस्था है, सब चालू हो गया स्कूल में। तो फिर अपना ऐसा कि था, बच्चा मेरा घर पे बैठा है। फिर टीचर ने बोला कि हम विभाग को लेटर दिए हुए हैं, यहाँ पे एक ही टीचर अवेलेबल है जो मैं खुद प्रिंसिपल हूँ, बाकी एक भी टीचर यहाँ अवेलेबल है नहीं। बच्चा निकाले थे, इसी बात पे निकला था कि बच्चे की टीचर बोले बच्चों की टीचर नहीं है। मैंने फिर हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है जो हम लोग डाल सके अपना प्राइवेट में बच्चा। इसके लिए तो बीएमसी में हम डाल रहे हैं। सभी अव्यवस्थाओं पर हमने स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल प्रशासन कोई भी कैमरा के सामने नहीं आया और उन्होंने ये हवाला दिया कि इस मुद्दे पर हमारे बड़े अधिकारी ही बात कर सकते हैं। बात वहीं की वहीं है कि बीएमसी का जो स्कूल है, जो देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, आखिर बच्चों के भविष्य के साथ इन स्कूलों में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अधिकारियों से की है हमने बात, आगे आपको बताएंगे क्या बात हुई और उन्होंने आगे क्या कार्रवाई का भरोसा दिया, उसको फॉलो भी करेंगे। लेकिन पहले बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबसे ज़रूरी होती है, इस पे गौर करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन लगता यह है कि बीएमसी को ये समझ नहीं आता। ये बात आंकड़ों से और भी साफ हो जाती है। साल 2023-24 के लिए बीएमसी ने 52,619 करोड़ का बजट पास किया। ये पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा था। इस साल एजुकेशन के लिए बीएमसी ने 3,347 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। ये फैसला साल के मुकाबले, अगर हम पिछले साल की बात कर रहे हो, मुकाबले 1% कम हुआ तकरीबन। बच्चों की शिक्षा को लेकर ये रवैया बीएमसी का हो ऐसा नहीं है। पूरे देश की तस्वीर देखें हम तो शिक्षा को लेकर हालात हौसला बढ़ाने वाले नहीं दिखते। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल की अगर तुलना हम करें तो किस तरह से ये ग्राफ नीचे ऊपर हुआ है, इसकी भी तमाम हमने पड़ताल की है। देश के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के करीब 10 लाख पोस्ट खाली हैं, 10 लाख। इसका असर बच्चों की रीडिंग एबिलिटी यानी पढ़ने की क्षमता पर दिख रहा है। एक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 8वीं क्लास के बच्चों की रीडिंग एबिलिटी 2012 में 76.50% थी, जो अगर हम 2022 में तुलना करें तो घटकर
69.60% रह गई। तुलना आप करते रहिएगा, आंकड़े बहुत ही खतरनाक और बड़ी चीज़ें बता रहे हैं। 5वीं क्लास के बच्चों पे आ जाते हैं। 5वीं क्लास के बच्चों की रीडिंग एबिलिटी 2012 में 46.90% थी, जो घटकर 10 साल बाद यानी 2022 में 42.80% रह गई। अब तीसरी क्लास के बच्चों पे आ जाते हैं और छोटी क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरी क्लास के बच्चों की रीडिंग एबिलिटी अगर हम 2012 के डेटा से उसको कंपेयर करें तो ये 21.50% थी 2012 में, और उसको हम 2022 में घटकर हम अब जो देखते हैं वो रह गई है 20.50%। तो ये तमाम आंकड़े हैं। हमने आपको देश की शिक्षा का हाल दिखा दिया, लेकिन मलाड के बीएमसी स्कूल में महाराष्ट्र सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की और वो हमें मिला भी। इसलिए हमने सबसे पहले जब ये स्कूल का मामला सामने आया ना, तो महाराष्ट्र के पालक मंत्री हैं शंभूराजे देसाई और शिक्षा मंत्री हैं दीपक केसरकर। हमने तुरंत उनको पकड़ा भी, बताइए भाई साहब ये क्या हो रहा है मंत्री जी, ऐसे कैसे चलेगा अगर स्कूल में बच्चे इतने परेशान होंगे। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए पहले। मैंने पहला जो निर्णय लिया मुंबई का पालक मंत्री होने के बाद, मेरे पास 500 स्पेयर टीचर्स थे। आज टीचर्स की सैलरी मुंबई कॉरपोरेशन देती है, लेकिन मैंने 100% जहां हम लोग सैलरी देते हैं, गवर्नमेंट सैलरी देते हैं, ऐसे 500 टीचर्स मैंने मुंबई कॉरपोरेशन को दिए। अभी हमारी नई भर्ती चालू हो गई है तो उसमें से भी उनको टीचर मिल जाएंगे। अभी हम लोग 30,000 नए टीचर्स भर्ती कर रहे हैं, तो उसमें उनको टीचर्स ज़रूर मिल जाएंगे। और उनको अगर खुद की भर्ती करनी है तो उसके लिए भी हम लोग परमिशन दे देंगे। पिछले 30-35 साल जिनके पास मुंबई की महापालिका का सत्ता था, उन्होंने इस पर गौर करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अभी हम सरकार में है, अभी महानगर पालिका में प्रशासक राज है, फिर भी हम म्यूनिसिपल कमिश्नर से इस बारे में बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में बहुत संवेदनशील है। जो भी कदम उठाने चाहिए इसके बारे में, जो कि स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पूरी सी सुविधा एजुकेशन के लिए हर स्कूल में मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके, जो मुंबई के गार्डन मिनिस्टर है उनसे भी बात करके जो भी उचित कदम उठाने चाहिए और एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी देने का निर्देश मुंबई महापालिका के कमिश्नर को दिया जाएगा। मामला बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई लिखाई का है, उनके भविष्य से जुड़ा है, लेकिन यहाँ भी सियासत हो रही है। कमाल हो गया। दरअसल मलाड का मलवानी स्कूल बीएमसी का है और बीएमसी पर 1996 से शिवसेना का कब्जा है। इसलिए महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार इससे पल्ला झाड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। अब एक जेन्युइन सा सवाल आपसे पूछना है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसलिए ये आपके लिए भी जानना जरूरी है और मेरा कहना भी बनता है। क्या आपका कभी पुलिस से पाला पड़ा है? कभी ऐसा हुआ है कि वेरिफिकेशन करवाने के लिए या फिर किसी छोटी मोटी कंप्लेंट के सिलसिले में आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े हों और पुलिस वाले ने आपकी बात को अनसुना किया हो या टाल दिया हो? हमें तो अक्सर ऐसे ही लोगों के फ़ोन आते हैं जिनकी कंप्लेंट्स काफ़ी देर से रजिस्टर नहीं हुई होती हैं। अक्सर हम ऐसे लोग अप्रोच करते हैं। कुछ मामलों में तो ऐसा भी हुआ कि पुलिस ने तब एक्शन लिया जब कंप्लेंट के बावजूद क्राइम हो गया। ऐसे सैकड़ों केस मुझे याद है। यूपी के हापुड़ का ये केस देखिए। एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीलम पिछले एक हफ्ते से थाने के चक्कर लगा रही है। एसएसपी और आईजी के ऑफिस में चक्कर लगा लगा कर ये थक गई। महिला का कहना है कि उसके साथ मारपीट हुई है। दबंगों ने उसे और उसके बेटे को ना सिर्फ मारा बल्कि कंप्लेंट नहीं देनी है पुलिस में, इसका दबाव भी बनाया, और जब वो नहीं मानी तो फिर मारा। ये सारी बातें थाने में वो बता चुकी है। शिकायत को लेकर कई बार थाने के चक्कर लगा चुकी है, पर उसकी कंप्लेंट पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हापुड़ की महिला है। ये मेरे खून में कपड़े, ये मेरी टांग जली हुई है सारी, और इधर के साइड में मेरे सारे लीली पड़ी हुई हूँ मैं। पूरे शरीर पे मेरे निशान हैं फूकनी के और डंडों के। ये हाथ में मेरे लोहे की फूकनी होती है पाइप, वो उन्होंने बजाया मेरे पे, विकास ने और फोटू ने, जिससे मेरे हाथ में 3 जगह फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने कहा था कि इनके लिए इनका एक्सरा कराओ, तो मेरा कोई एक्सरा नहीं कराया। मैं कप्तान साहब के यहाँ पे भी गई, डीएम साहब के यहाँ पे भी गई, उन्होंने मुझे कोई मिलने नहीं दिया। मैं डीएम साहब से भी मिली हूँ, कप्तान साहब के आवास पे भी गई हूँ, उनके
वहाँ पे भी गई हूँ जहाँ पर बैठते हैं। मैं मेरठ में DIG साहब के यहाँ पे भी मिलने आई हूँ, और जो जेल पे बैठते हैं उनके पास भी, और मैंने CO साहब को भी बताया है। मतलब मैंने यहाँ पे मेरठ में भी सभी अधिकारियों के पास गई हूँ। मैं महिला थाने में भी बताया है मैंने, लेकिन कहीं से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हापुड़ की इस महिला का जो केस है ना, आपको इसका थोड़ा आगे जाके समझ आएगा हम क्यों बता रहे हैं। पुलिस सिस्टम की वर्किंग स्टाइल का ये परफेक्ट एग्जाम्पल था। मैं भी पुलिस महकमे को अच्छी तरह जानता हूं और रिपोर्टिंग के दौरान मेरा तो बहुत वास्ता पड़ा है, तफसील से वास्ता पड़ता रहा है इनसे। तो पुलिस वालों को कई मामलों में प्रेशर होता है, उनका काम करने का अपना स्टाइल होता है, इसलिए कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन पुलिस को लगता है कि काम अपने ही हिसाब किताब से करना है और कंप्लेंट पर कब कार्रवाई करनी है या उसे छोटा मोटा बताकर इग्नोर कर देना है, ये तमाम चीज़ें इनकी चलती हैं और इसका असर होता है। उसका असर क्या होता है, यहाँ मुद्दे की बात आती है कि गली गली में छोटे छोटे गुंडों पर जब नकेल नहीं कसी जाती है, उस पर सिस्टम ढीला पड़ने लगता है, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अमन साहू जैसे गैंगस्टर वजूद में आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये मुख्तार अंसारी के बाद अमन साहू के नाम का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस कुख्यात अपराधी ने एक अपना शूटर जिसको पकड़ने के लिए DSP गया था, उसको गोली मारी, दरोगा को भी घायल कर दिया। अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया कि अब खाकी बालों पर भी फायर करने से इनको डर नहीं लगता। ये लाख टके का सवाल है, ऐसा क्यों हुआ। वारदात का बैकग्राउंड समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अमन साहू नाम का गैंगस्टर झारखंड की दुमका जेल में बंद है। कई जिलों में अमन की इमेज एक डॉन जैसी है। वो अपना क्राइम नेटवर्क इस तरह से चलाता है कि उसके गुर्गे पूरे राज्य में फैले हुए हैं। रांची ATS के DSP, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसके DSP नीरज कुमार हैं। उनको पता लगा कि अमन साहू के गिरोह के शूटर फलां जगह पे बैठे हुए हैं, इंफॉर्मेशन थी। वो अपनी टीम के साथ उनको पकड़ने के लिए निकल पड़े, घेर भी लिया। एक वक्त ऐसा आया जब पुलिस ने शूटर को कहा कि भैया अब सरेंडर कर दो। शूटर को भी पता लग गया कि मैं घिर गया हूं, लेकिन सरेंडर करने की बजाय अमन साहू के शूटर ने फायरिंग कर दी। किस पे? पुलिस पे, ATS के DSP नीरज कुमार पे, और नीरज कुमार को गोली भी लग गई। कुछ अपराधियों की धर पकड़ने के लिए ATS रांची और रामगढ़ पुलिस की एक टीम यहाँ पर आई थी। उसमें रेड के दौरान जब उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश की गई तो थाने से करीब 4 किलोमीटर दूर दारीडी गांव के नज़दीक जो घटना स्थल है वहाँ पर उसको पकड़ने की कोशिश की गई। तो पुलिस को देख के उन गुप्त अपराधियों ने पुलिस पर इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग स्टार्ट कर दी और उस क्रम में ATS के DSP नीरज जी को पेट में गोली लगी और रामगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो अभी रजरप्पा थाने में पोस्टेड हैं, सोनू साहु, उनको भी गोली जांग से छूते हुए निकली है। दोनों की हालत अभी ठीक है और इनका मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्तार जेल में है, अतीक मारा गया, लॉरेंस जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। इसी तरह अमन साहू भी सलाखों के पीछे है, लेकिन इन गैंगस्टर का सिंडिकेट अब भी इतना एक्टिव है, जेल से ऑर्डर देते हैं। बताइए, शुक्र है DSP और दरोगा की जान बच गई, उनकी जान खतरे से बाहर है, गोली निकाल दी गई है। लेकिन सवाल बनता यह है कि अपराधियों के हौसले इतने कैसे बढ़ गए? क्यों बार बार गुंडों को हिम्मत आ जाती है इतनी कि पुलिस से टकरा जाएं? पुलिस वालों पर हमला करने की किस तरह से उनका मादा, उनका जिगरा इस बात की गवाही देता है कि कर दो। इनके पहले क्राइम के दौरान अगर पुलिस इनको रोक ले, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इनके साथ छोटा क्राइम करते वक्त सख्ती हो जाए या उनके छोटे छोटे क्राइम को पुलिस सख्ती से डील करने लग जाए, तो क्या अतीक, मुख्तार और साहू जैसे गैंगस्टर पनप सकते हैं? मेरा ख्याल से नहीं। हम पुलिस से सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं और उसके सामने उठा भी रहे हैं कि इस सिस्टम को कब हम फुल प्रूफ करेंगे, जिसके लूप होल की वजह से छोटे छोटे अपराधी गैंगस्टर बन जाते हैं, उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। इस मामले में पुलिस को सोचने की जरूरत है ताकि खाकी से खौफ लगे उनको, क्रिमिनल को, लोगों को नहीं। अब लोग तो डरते हैं पुलिस से, लेकिन क्रिमिनल को लगता है कि कोई बात नहीं, जो रोज काम करते हैं आज इन पे भी कर दो। अब आपके उन मैसेजेस का वक्त हो गया है जिन्हें आपने कल के शो को देखने के बाद हमें भेजा। हम उन्हें आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि कल मैंने वादा किया था कि जो भी आप मैसेज भेजेंगे वो आपसे शेयर करता रहूंगा मैं, और कई सारे मैसेज आए हैं। पहला मैसेज
मीनू आहूजा का आया। बहुत अच्छी तरह से न्यूज़ रिपोर्टिंग और एंकरिंग करते हैं, आपकी वजह से न्यूज़ देखने का दिखना अच्छा लगता है। वेरी गुड। यूपी के योगी आदित्यनाथ की पुलिस के सामने, कांग्रेस के कैप्टन का माफिया के सामने सरेंडर। ये भेजते हैं अरुण कुमार जी, शुक्रिया अरुण जी। सतेंद्र जी का भाई मज़ा आ गया, ऐसे ही एक्सपोज करते रहना। कल का इनको मुख्तार फाइल से अच्छा लगा। मिंटू जी लिखते हैं लाजवाब, सब शो फेल, गर्दा उड़ा दिया। वाह, गर्दा क्या होता है? वाह जगविंदर पटियाल सर, आपका प्रोग्राम बेहद शानदार है। तरुण जी लिख रहे हैं। मिंटू तरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आए, श्रवण जी आए हैं। शो वाज गुड, ए वेरी इंफॉर्मेटिव शो अबाउट मिसयूज ऑफ पोजीशन बाय पॉलिटिशियंस। थैंक यू। आप इस तरह से हमें तमाम शुभकामनाएं और इन एक्सपोजर को करते रहिए। अब आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही, और वक्त हो गया है मेरे जाने का। ये आपका टाइम है, आपकी खबरों का टाइम है, और आप आज के तमाम इन खबरों पर जो स्कूल के बच्चों की हालत है, इस पर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस आपके टाइम में आपकी तस्वीर भी इस LED पर मैसेज के साथ आ सकती है। आज सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और पब्लिक इंटरेस्ट में कल 9 बजे फिर होगी मुलाकात आपके नए मुद्दों के साथ।